हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आज के 2 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021। गवर्नमेंट ये जो बिल है काफ़ी समय से पास करवाने की कोशिश कर रही है। 2008 से गवर्नमेंट लगी हुई है इसको पास कराने में, बट अब इसको रिसेंटली राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड फिर देखते हैं कि ये बिल पास होगा कि नहीं। बट उससे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके बिल के प्रोविजंस क्या है। क्या ये बिल अभी रिसेंटली लाया गया है? नहीं, गवर्नमेंट ने इसको 2008 से कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोकसभा में लास्ट ईयर ही 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ चेंजेस जब भी गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस करती है तो हर बार कुछ चेंजेस लेकर आती है। तो इस बार क्या चेंजेस लेकर आई है? पहले ये जो बिल था सिर्फ मैरिड कपल्स तक ही लिमिटेड था, बट इस बिल में ये जो प्रोविजंस है उसमें लिव इन कपल्स, सिंगल मैन एंड एलजीबीटी कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया गया है। कुछ अथॉरिटीज़ देखते हैं इस बिल में जो लाई गई हैं, ताकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फिर इसका रेगुलेशन है वो अच्छे से हो सके। यहाँ पर नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को लेकर आया गया है, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखेंगी, सुपरवाइज करेंगी और जो लोगों का डाटा है उनका सेफली और एथिकल वे में यूज़ होने की इस पर पूरी कोशिश करेंगी। अगर कोई कपल रजिस्ट्रेशन कराता है तो सिर्फ वो 5 ईयर्स तक वैलिड होगा एंड हर 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन को वैलिड कराना पड़ेगा। यहाँ पर डाटाबेस भी बनाया जाएगा, जो भी पेरेंट्स हैं उनके डाटा कलेक्ट किए जाएंगे और जितने भी क्लिनिक्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो सभी इसमें काम करेंगे। क्यों हम ये डाटाबेस बना रहे हैं या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं? ताकि जो मिसयूज़ है डाटा का वो हो सके कम, बहुत ज़्यादा, और सेफ़ और हाइजीन कंडीशन में काम हो सके। बिकॉज व्हाट हैपन इज़ कि हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसका मिसयूज़ ज़्यादा होने की चांसेस होती है। इंडिया में यही होता है, हम लूपहोल्स पहले ढूंढते हैं एक्सप्लॉइट करने का। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, ताकि कोई भी काम गलत तरीके से ना हो और सही एथिकल प्रैक्टिसेस से काम किया जा सके। एक नेशनल बोर्ड को भी लेकर आया गया है इस पर्टिकुलर बिल में, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेगी। क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसी लैबोरेटरी होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, क्या वो मेडिकली सेफ़ है, अनसेफ है। तो हर एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पर एक्सपर्ट मैन पावर भी एम्प्लॉय की जा रही है, जो भी क्लिनिक्स हैं उनके द्वारा मेडिकल प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर लेकर आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली वी हैव ह्यूज चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, तो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का भी प्रोविज़न रखा गया है कि अगर कोई सेक्स सिलेक्शन की बात कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो अगर ह्यूमन एम्ब्रियो का सेल कर रहा है या गमेट्स को सेल कर रहा है या किसी भी एजेंसी को फ्रॉडली वे से चला रहा है, उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बिल में दिए गए हैं। जो पहली बार ऑफेंड करेगा उसको 5 लाख से 10 लाख के बीच में पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। लेकिन जो बार बार कॉन्ट्रावेंट कर रहा है, बार बार जो पेनल्टीज़ हैं उसको फेस करना पड़ेगा, बिकॉज उसके जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं विद द प्रोविजंस ऑफ टर्म ऑफ 8 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। फाइन दिया जा रहा है 10 लाख to 20 lakh, and also any clinic or bank advertising or offering sex selective art। अगर कोई पर्टिकुलर क्लिनिक, कोई पर्टिकुलर बैंक अगर एडवर्टाइज कर रहा है, पर्टिकुलर सेक्स को प्रमोट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पनिशेबल ऑफेंस दिया गया है। यहाँ पर फाइन दिया गया है कि उनको 5 से 10 ईयर्स की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एंड उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा रहा है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्टली वे से काम कर रही है, और ताकि जो हमारा मिसयूज़ है वो ना हो सके। अब बात करते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, कि हम जो बिल लेकर आए हैं उसकी नीड क्या है, ताकि एक तरह से हमारे जो स्टैंडर्ड हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको एक सेट स्टैंडर्ड के अंदर काम किया जा सके। जो इम्प्लीकेशंस होते हैं हेल्थ के ऊपर उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। एंड अगर कोई रेगुलेशन ही नहीं होगा, कोई रूल ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली देयर आर ह्यूज चांसेस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमारी कंट्री में अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अनसेफ मोड से बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसी को लूप होल्स को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि जो काम है वो अच्छे तरीके से हो सके। इससे वुमेन एंड चाइल्ड की भी प्रोटेक्शन होगी। जो
ओवरी है जो कि सेल होता है ओकाइट जो कि डोनर को चाहिए होता है, वो भी इंश्योरेंस कवरेज में लाया जाएगा ताकि हर एक चीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोटेक्ट की जा सके। अगर कोई पर्टिकुलर कपल मल्टीपल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कराता है तो वो भी रेगुलेट किया जाएगा। एंड जो भी चाइल्ड जो भी बर्थ ले रहा है थ्रू आर्ट टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाएगी, उसको सेफ़ एनवायरनमेंट में लाया जाएगा और उसको प्रोटेक्शन की भी बात की जा रही है। जो बिल है ये मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स पर भी इम्प्लीमेंट होता है। एंड जो वुमेन है, जो भी मैरिजेबल एज है दैट इज़ 18 ईयर्स, तो उसके ऊपर वो पर्टिकुलर वुमेन आर्ट थेरेपी आर्ट बिल के अगेंस्ट जो भी प्रोविजंस है उनको यूज़ कर सकती है। यहाँ पर पहले एक्सक्लूड किया गया था सिंगल मैन कोहैबिटिंग सेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल कपल्स एंड LGBT प्लस इंडिविजुअल एंड कपल्स फ्रॉम एक्सेसिंग आर्ट्स, बट अभी ऐसा प्रोविजंस नहीं है। मेजर चांसेस क्या होते हैं डुप्लीकेसी के, क्योंकि जो सैरोगेसी है और आर्ट बिल्स है ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल बॉडीज़ इसको इस्टेब्लिश करती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डुप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन भी किया जाता है। बिकॉज जब रेगुलेशन ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे सपोज़ कोई सैरोगेसी क्लिनिक है, उसको रिक्वायर्ड नहीं होता कई केसेस में कि वो सैरोगेसी को रिपोर्ट करे, उसको रजिस्टर कराए। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास इनसफिशेंट डाटा आ रहा है। यहाँ पर क्या है, जो लोग सैरोगेसी यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड अपना रहे हैं, वो प्रमोट नहीं कर रहे, वो नेशनल डाटाबेस में नहीं आ रहे, जो कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ऑल्सो आर्टिकल 14 तो वायलेट हो ही रहा है, बट जो चिल्ड्रन के राइट है वो भी वायलेट यहाँ पर हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब सैरोगेसी होती है या फिर आर्ट जो हमारी थेरेपी है वो यूज़ होती है तो वो मॉनिटर नहीं की जाती, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं जहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं होती जो उसको रेगुलेट कर सके, और जो कॉस्ट होता है इस पूरे प्रोसीजर को रेगुलेट करने में, इस पूरे प्रोसीजर को सक्सेसफुल बनाने में, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए ये भी किया गया है कि जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और जो लोग हैं इस पर्टिकुलर बिल में जो भी प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से अवेल कर सके एंड जो कपल हैं वो पेरेंट बन सके। अब हमें पता चल गया कि जो आर्ट बिल है दैट इज़ बेसिकली अबाउट इनफर्टाइल कपल। जो इनफर्टाइल कपल है उनके लिए ही बिल लाया गया है क्योंकि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है। यहाँ पर क्या किया जाता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वुमेन का एग एंड अ मेल स्पर्म इसको बाहर वाले इन्वायरमेंट में लाकर रिप्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पर, और बाद में इम्प्लांट भी किया जाता है इनटू द वुमेन्स बॉडी। या तो वो वुमेन की बॉडी थ्रू कपल हो सकता है खुद ही, या फिर कोई सैरोगेट कैरियर भी यहाँ पर हो सकता है। तो दैट इज़ अबाउट assisted reproductive technology bill. Next article is about G20 Trioca. What do you mean by Trioca? Trioca, by the name itself, it is representing 3 or tri, right? तो बेसिकली इंडिया ने ट्राइकोटा को ज्वाइन कर लिया गया है। ट्राइकोटा में 3 कंट्रीज आ रही हैं, इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। एंड इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। इंडिया को चांस दिया गया है कि अगले साल वो G20 को प्रिजाइड कर सकेगा, उसको होस्ट कर सकेगा। तो बात करते हैं पहले ट्राइकोटा की। ये ग्रुपिंग है G20 के अंदर जहाँ पर करंट जो कि प्रेजेंट जो भी प्रेसिडेंसीज हैं या प्रीवियस और जो इनकमिंग प्रेसिडेंसीज हैं उनके जो भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आती हैं, दैट इज़ इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। ना अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम कर सकेगा। और इंडिया को कब मिलेगी प्रेसिडेंसी? इंडिया को मिलेगी 1 दिसंबर 2022 से। यहाँ पर इंडिया को फर्स्ट टाइम चांस मिलेगा कि वो G20 लीडर की समिट को होस्ट करेगा, दैट विल बी इन 2023। जो इटली है उसने 2021 में G20 मीटिंग को होस्ट किया था, दैट वाज हेल्ड इन अक्टूबर 30। तो आपको ध्यान रखना है इस बार इटली ने होस्ट किया था, जहाँ पर इंडिया ने अफ़गानिस्तान का इशू भी रेज़ किया था, बिकॉज वी नो तालिबान ने अफ़गानिस्तान को एक्वायर कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, और कितने ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस, क्राइसिस आ रहे हैं अफ़गानिस्तान में। इन सब के ऊपर डिस्कशन इंडिया ने कोशिश की थी ये टॉपिक लाने की, और इनके ऊपर डिस्कशन भी किया गया था। जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो की जाएगी इंडोनेशिया के द्वारा, दैट विल बी इन 2021।
और जो समिट का थीम होगा अगले साल का दैट विल बी रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो कई बार स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि क्या थीम है समिट की, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब G20 के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ G20, कौन कौन सी इसके अंदर कंट्रीज़ हैं, दैट यू कैन सी फ्रॉम द मैप इटसेल्फ। यहाँ पर जो इमेज दी गई है वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी कंट्रीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो G20 है एक तरह से 19 कंट्रीज़ है और एक इसमें है यूरोपियन यूनियन। ऑल्सो इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे जितने भी सार्क हैं या कोई भी रीजनल ग्रुपिंग है या ग्लोबल ग्रुपिंग है उनका रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं, बट वी डोंट हैव एनी रीजनल हेडक्वार्टर फॉर G20 कंट्रीज़। जो G20 है बेसिकली वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट इकोनॉमीज इसमें पार्ट लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। क्यों? क्योंकि वही 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। 85% उनकी GDP है। अगर हम कंबाइन कर देते हैं इन सभी कंट्रीज़ की GDP, 85% ग्लोबल GDP का हिस्सा है। दैट इज़ ह्यूज एंड मेजर। इंडिया इसका पार्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सेकेंड, 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यहाँ से आती है एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड भी यहाँ से किया जाता है। तो आप खुद देख सकते हो G20 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया को चांस मिला है, तो दैट विल हेल्प इन इंडियाज बूस्ट इट्स इमेज ओवर ऑल द वर्ल्ड। अब इसका इंपॉर्टेंट मैंडेट देखते हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके एजेंडाज हैं, क्या एम है। बेसिकली इसका इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन पर ज़्यादा ध्यान है, ताकि जो भी हमारा फ्यूचर है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको एक साथ लेकर आने की बात होती है यहाँ पर, और एक पीसफुल वर्ल्ड इस्टेब्लिश करने का भी बात किया जाता है। बेसिकली इसका फोकस इकोनॉमिक कॉपरेशन पर रहता है, जहाँ पर हम ट्रेड की बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो फोस्टर हो सके और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वर्ल्ड में उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी कंट्री में मेजर जो डेवलपिंग एडवांस्ड कंट्री है, अगर उसमें कोई इशू आ रहा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज़ पर भी पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्रॉम 1999 से 2008 जो ये ग्रुपिंग है उसने सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनको साथ में लेकर आया है, और यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, वो भी मीटिंग करते हैं, ताकि कोई भी अगर सजेशन देना चाहता है वो यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पर जितने भी एडवाइजरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एवरीबडी पार्टिसिपेट एंड मीटिंग्स रेगुलरली कंडक्ट की जाती हैं। अब इंडिया एंड G20 का स्टांस देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टांस है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी था, और इंडिया हर बार जब भी मीटिंग होती है कोई इंपॉर्टेंट इशू रेज यहाँ पर करता है, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या फिर पूरे वर्ल्ड से। तो इंडिया बेसिकली जो मेजर कंसर्न्स होते हैं इंडिया वर्ल्ड के ही बात करता है। यहाँ पर मेंबर्स भी दिए गए हैं, अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहते हो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड वॉच द मैप। अब जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड कि एक चैलेंज भी है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है, बट इंडिया में एक डाउट आ रहा है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है, पॉवर्टी है, तो इंडिया में भी अपना लीडरशिप रोल इफेक्टिवली प्ले ना कर सके। बट दैट इज़ ऑल्सो अ डाउट बिकॉज इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी प्रोग्रेसिव नेशन। उसने हमेशा जो भी अपनी कंट्री में इंटरनल प्रॉब्लम्स जा रही हैं, ऑल्दो अगर कोई बायलैटरल नेबरहुड इशू है लाइक पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ को कई बार इंटरनेशनल फ्लोरा पर लाकर बात की जा रही है, बट इंडिया ने हमेशा उसको नलिफाई किया है बिकॉज इट इज़ अ बायलैटरल इशू एंड कोई भी ग्रुपिंग उसको डिस्कस नहीं करेगा। बट डिस्पाइट दैट इंडिया कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट इशू है, चाहे वो सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर की प्रॉब्लम है, तो इंडिया जो भी वर्ल्ड के मेजर इश्यूज़ हैं उनको लाता है और उन पर डिस्कशन की जाती है, उनको सोल्यूशंस लेकर आते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो टैकल हो सके, पॉवर्टी है वो भी ख़त्म हो सके, चाहे कोई भी इशू है, एवरी इशू इज़ डिस्कस्ड हेयर। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ अबाउट ग्लोबल गेटवे। जो ग्लोबल गेटवे है इट इज़ बेसिकली अ प्लान ऑफ यूरोपियन यूनियन, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ EU। तो बेसिकली उन्होंने एक प्लान यहाँ पर अनाउंस किया गया है ताकि जो यूरो है 300 बिलियन ये मोबिलाइज की जा सके बाय 2027, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड
बेसिकली ये जो EU का प्लान है ग्लोबल गेटवे, ये जो चाइना का प्लान है BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उसके अगेंस्ट में भी आप कह सकते हो। बिकॉज जो चाइना है वो कोशिश कर रहा है कि अपने पोर्ट्स इस्टेब्लिश करे, अपने वर्ल्ड में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करे, तो एक तरह से EU का जो प्लान है ये उसको काउंटर भी कर रहा है। कुछ देखते हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ अबाउट दिस प्लान, ग्लोबल गेटवे प्लान। यहाँ पर डेवलपमेंटल डायमेंशंस लेकर आया है EU, जहाँ पर कुछ अर्जेंट नीड्स है, कुछ डेवलपमेंटल नीड्स है जिन पर फोकस किया जाएगा। बात की जा रही है डिजिटल, क्लाइमेट, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की, ताकि इनको सस्टेनेबल बनाया जा सके और ये लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिव भी साबित होंगे। जो हमारा बेसिक सिस्टम होता है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनमें भी इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, इनमें भी प्रमोशन करने की बात की जा रही है, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तभी हम एक तरह से स्ट्रॉन्ग नेशन बनेंगे और हमारी GDP भी बढ़ेगी। जो फंडिंग है वो फंडिंग यूज़ करेंगे यूरोपियन फंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस से। इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे फंडिंग यूटिलाइज़ किए जाएंगे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ यू जस्ट वांट टू read this, you can just pause the video and go through the details, but they are irrelevant from UPSC point of view. अब ये जो ग्लोबल गेटवे प्लान है दैट इज़ ऑफशूट ऑफ B3W प्रोजेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि UPSC कई बार 2-3 स्टेटमेंट्स देगा तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ B3W प्रोजेक्ट, या फिर इस प्रोजेक्ट की जगह कोई और नाम भी ला सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। अब ये जो B3W इनिशिएटिव है, व्हाट इज़ दिस अबाउट, ये जो इनिशिएटिव है एक तरह से इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है जो कि G7 कंट्रीज़ ने अनाउंस किया था। जो G7 कंट्रीज़ है वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं एंड इसको इसी साल जून 2021 में लाया गया था। तो ये क्वेश्चन देयर इज़ ह्यूज चांसेस कि ये अगले साल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि B3W इनिशिएटिव किस कंट्री का है, EU का है, G7 कंट्रीज़ का है, G20 कंट्रीज़ का है, या फिर UPSC कोई भी ऑप्शन डाल सकती है, 4 ऑप्शन, तो आपको ध्यान रखना है G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या इनिशिएटिव है, कैसे जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ है वो इससे डर रही हैं या वो इनसे बचने की कोशिश कर रही हैं। ये जो इनिशिएटिव है इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम यही था, चाइना का बेसिक फोकस, कि यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड को इंक्रीज़ कर सके, कि कनेक्टिविटी एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक हम लेकर जा सके। जो ईस्ट वर्ड है वो वेस्ट वर्ड से कनेक्ट हो सके, जो नॉर्थ वर्ड है वो साउथ वर्ड से कनेक्ट हो सके। यहाँ पर लैंड एंड सी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जा रही है, जो कि कनेक्ट करेगा एशिया को, चाइना को एशिया से, यूरोप एंड अफ्रीका से। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नो डाउट चाइना ने BRI इनिशिएटिव लेकर आया है, बट उसने ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का भी और इन्वायरमेंट का भी। सो यहाँ पर मैप है, आप देख सकते हो कि जो चाइना है कैसे पूरे वर्ल्ड में एक तरह से अपनी छाप बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो प्रेजेंस है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो चाइना है उसने कोलंबो में भी पोर्ट बनाया है, यहाँ पे म्यांमार में भी है, इधर भी है, वियतनाम में भी है, मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है एंड अफ्रीका की कंट्रीज़ में भी है, यूरोप में भी है। तो बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है वो इसी के काउंटर है कि कैसे चाइना अपना जो बेस है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और सर्कमवेंट भी कर रहा है इंडिया को। आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया को घेरे हुए हैं। तो इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स चलाए हैं इसके अगेंस्ट, ताकि वो इसको काउंटर कर सके, वो हम देखेंगे। पहले बात करते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। नो डाउट इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा। ऑफ कोर्स इसका जो मेजर क्रिटिसिज्म है दैट इज़ अबाउट चाइनाज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। इसमें क्या होता है, चाइना क्या करता है, चाइना किसी कंट्री में पोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात करता है और उसको लोन दे देता है। वो लोन इतना ज़्यादा होता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री रिपे नहीं कर पाती और इनडायरेक्टली वो पोर्ट को कब्जा कर लेती है उस पोर्ट पे। सो दैट इज़ वेरी नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि आप किसी कंट्री को ज़बरदस्ती अपने अंदर लेकर आ रहे हो, अपने कब्जे में करने की बात कर रहे हो, अपने इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ वेरी नेगेटिव परसेप्शन ऑफ चाइना दैट इज़ प्रिवेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड।
और ये बेसिकली जो वर्ल्ड की एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वो चाइना का एग्रेशन इसमें दिखा रही हैं कि कैसे चाइना जो गरीब कंट्रीज़ हैं, गरीब देश है, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। एक तरह से ये न्यू कॉलोनिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। ड्यूल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि जो चाइना का सीपैक कॉरिडोर भी है जो इंडिया के पीओके से जा रहा है, और जैसे कि चाइना ने कोलंबो पोर्ट बनाया था, हम्बनतोता पोर्ट बनाया श्रीलंका में, वो नॉट ओनली कमर्शियल सिग्निफिकेंस सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए नहीं बनाया बट उसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस भी हो रहा है। एक तो यही हो गया कि कैसे जो लोन के थ्रू वो किसी पर्टिकुलर कंट्री को डेब्ट ट्रैप में फंसा रही है, और दूसरा वो कैसे इंडिया के अगेंस्ट भी जा रहा है। ये सिर्फ इंडिया को ही नहीं हार्म कर रहा है, जहाँ जिस भी कंट्री में ये इस्टेब्लिश कर रहा है उस कंट्री को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए हैं ताकि BRI को काउंटर कर सके। इंडिया ने चलाए हैं एक्ट ईस्ट पोस्ट पॉलिसी, सागर विजन जो कि मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट्स का पार्ट है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव। तो अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हो तो अगर आप इन सब का सिर्फ नाम भी मेंशन कर दो, अगर BRI की बात हो रही है या इंडिया के रिगार्डिंग चाइना की कोई बात हो रही है, तो आप ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो एंड यू कैन फेच +1 or 2 extra marks. Now we talk about the next article, that is about job losses during 2020 lockdown. Obviously कोविड आया है, लॉकडाउन हुआ था, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इतना ज़्यादा बढ़ गया कंट्री में कि लोग माइग्रेट करना पड़ा, लोगों को अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा, और जिस वजह से उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने डाटा प्रेजेंट किया है, सर्वे जो एनुअल किया जाता है, दैट इज़ ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिश बेस एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो इसी के कुछ फाइंडिंग्स हैं, उनके बारे में देखेंगे, बट उससे पहले सर्वे के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज UPSC पूछ सकता है कि सर्वे कौन रिलीज़ करता है। तो इसको रिलीज़ किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो क्वार्टरली जो साल में 3 बार इसको रिलीज़ करती है, और जो डाटा है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लिया जा रहा है, और सिर्फ इसमें 9 हम सिलेक्टेड सेक्टर्स को ही स्टडी करते हैं, उनके बेसिस पर हम डाटा लेकर आते हैं। एंड वो 9 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स, IT, BPO, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज़। सो दीज आर द 9 सेक्टर्स जिनको स्टडी किया जाता है। तो UPSC कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई सेक्टर डाल दिया इसके अंदर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये जो सर्वे है एग्रीकल्चर सेक्टर को भी स्टडी कर रहा है, बट यू हैव टू सी कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ नॉन फार्म सेक्टर्स की बात हो रही है, ना कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इससे बाहर है। तो ये डिटेल है, यहाँ पर आप डाटा देख सकते हो कि कैसे जो हमारा लॉकडाउन है उसने इम्पैक्ट किया है मेल्स को, फीमेल्स को 2020 में। ये लॉकडाउन से पहले का है और ये लॉकडाउन के बाद का है। तो आप यहाँ पर डाटा वीडियो पॉज करके डाटा को स्टडी कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इसमें कुछ डाटा को आप याद भी कर सकते हो ताकि आप एज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एग्जाम में मेंशन कर सको। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं जो सर्वे हुआ था। इसका पहला कंपोनेंट है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जो कि एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है, जो कि कंपनी है जो 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है। नेक्स्ट आता है एरिया फ्रेम इस्टेब्लिशमेंट सर्वे। ये ऑर्गेनाइज सेगमेंट में काम करता है जहाँ पर 10 लोगों से 10 वर्कर्स से कम लोग काम करते हैं। अब इसकी फाइंडिंग्स देखते हैं सेक्टर वाइज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर 14.2 लाख का जॉब लॉस हो चुका है, एंड जो 7.5 जॉब लॉसेस था वो सिर्फ लॉकडाउन में ही किया गया है। तो आप खुद देख सकते हो कितना ड्रास्टिक 3 महीने का लॉकडाउन ने 7.5% ग्रोथ को बैक आउट कर दिया। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एंड सर्विस सेक्टर। यहाँ पर भी 0.4 लाख की जॉब लॉस हुई है। जो दूसरे सेक्टर हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वहाँ पर भी 1 लाख जो लोग हैं उन्होंने अपनी जॉब को लूज़ किया है। फीमेल वर्कर्स और मेल वर्कर्स का भी डाटा यहाँ पर दिया गया है कि कैसे जो फीमेल वर्कर्स हैं, मेल वर्कर्स हैं, उनकी जॉब लॉसेस भी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे उन्होंने को सफ़र होना पड़ा। जो फीमेल है उनको 7.44% का जॉब लॉस हुआ और जो मेल है उनको 7.48% का जॉब लॉस हुआ। तो यहाँ पर डाटा है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हो। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट।
अब जो लेटेस्ट फाइंडिंग है उसमें क्या बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट है 9 सेक्टर में इज़ राइजिंग टू 3.08 करोड़, जो कि अभी का है कि 2021 में नो डाउट लास्ट ईयर हमने काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस देखा, बट अभी एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं। जो बेस ईयर है उसको 6th इकोनॉमिक सेंसस के बेसिस पर चूज़ किया गया है। जो सेगमेंट है, जो ये सर्वे है, वो सिर्फ नॉन फार्म सेगमेंट को ही स्टडी कर रहा है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस नहीं कर रहा। 80% जो वर्कर्स थे जो फुल वेजेस, जो पूरी, जिसको बोलते हैं पूरी दिहाड़ी रिसीव कर रहे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, वो 81% लोग थे। 16% लोग ऐसे थे जिनको कम वेजेस मिलते थे, और 3% ऐसे लोग थे जिनको वेजेस मिलते ही नहीं थे, उनको अपना एक दिन का काम की पैसे भी नहीं मिलते थे। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कंट्री में कि लोग इतने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि अब जो पेंडेमिक है उसने इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। नेक्स्ट आता है डैम सेफ्टी बिल। अब गवर्नमेंट डैम सेफ्टी बिल लेकर आई है ताकि जो डैम है उससे काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे, क्या इसके फीचर्स हैं, प्रोविजंस हैं, और कैसे ये बिल हेल्प करता है। जो डैम है उसकी सेफ्टी को रेगुलेट करता है, इंस्पेक्ट करता है, सर्वे किया जाता है ताकि इसकी मेंटेनेंस है वो पुअर क्वालिटीज़ में यूज़ ना हो सके, बिकॉज डैम बार बार नहीं बनते, तो इट्स बेटर कि हम एक ही बार कंक्रीट मटेरियल यूज़ करें और जो हमारी कंट्री है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर 2 तरीके की बॉडीज़ इस पर्टिकुलर बिल में हम लेकर आए हैं। एक है 2 नेशनल बॉडीज़ एंड 2 स्टेट बॉडीज़। जो नेशनल बॉडीज़ हैं दे आर नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, एंड जो स्टेट बॉडीज़ हैं दे आर स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इन बेसिकली जो दोनों लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, स्टेट लेवल पर भी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। ये जो दोनों अथॉरिटीज़ हैं इनका काम ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क इतना है कि जो स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ है वो सिर्फ अपने स्टेट में रहकर उसी दायरे में काम करेंगे। इनका यही काम है कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको इवॉल्व कराना, रेगुलेट करना, रिकमेंड करना कि जो डैम है वो सेफ्टी हम इंश्योर कर सकें। जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो जो भी नेशनल कमेटी पॉलिसीज़ लेकर आएंगी उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगी। ऑल्सो टेक्निकल असिस्टेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब कैसे हम कोशिश करते हैं कि डैम को सेव किया जाए, क्योंकि डैम के डिज़ास्टर इतने ज़्यादा होते हैं कि आप खुद देख सकते हो कि डैम के एक साल में 36 तक डिज़ास्टर हो सकते हैं, एंड सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर राजस्थान, MP में होते हैं। तो यहाँ पर डाटा गिवन है कि लार्ज डैम्स इंडिया में कितने हैं, ऑपरेशनल कितने हैं, दैट इज़ 5254, टोटल वी हैव 5701, एंड अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है दैट इज़ 447। स्टेट वाइज भी यहाँ पर डाटा दिया गया है। जो सबसे ज़्यादा लार्ज डैम्स हैं दैट आर इन महाराष्ट्र, देन इन मध्य प्रदेश, देन गुजरात। यहाँ पर ग्लोबल लेवल की भी बात की जा रही है कि चाइना में सबसे ज़्यादा डैम्स हैं, देन USA एंड देन इंडिया। तो इंडिया 3rd नंबर पर आ रहा है जहाँ पर इंडिया के पास डैम्स हैं। डैम की डेफिनेशन क्या होती है? कई बार UPSC सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डैम, व्हाट इज़ अ डैम। तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि अगर कोई डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ अ डैम, इट इज़ अ रिजर्वायर, क्या बस इतना ही लिखेंगे? नो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि हम डैम को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो डैम है उसको हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है कि जिसकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा हो फ्रॉम द डीपेस्ट फाउंडेशन टू द क्रस्ट। जो सबसे बिलो पॉइंट है उसे हाईएस्ट पॉइंट तक 15 मीटर्स तक की उसकी लेंथ होनी चाहिए। और जो डैम है बिटवीन 10 to 15 मीटर इन हाइट, इसको भी किसी सर्टन कैटेगरीज के अंदर हम डैम में इंक्लूड कर देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। अब हमने डैम के प्रोविजंस देख लिए, क्योंकि जो भी बिल आता है वो ऑब्वियसली सेफ्टी एंड रेगुलेशन इंश्योर करता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन मेंशन है जो हमारे डैम को सेफ्टी को लेकर आता है। आर्टिकल 17 में है स्टेट लिस्ट में, एंड एंट्री 56 में है यूनियन लिस्ट में। तो जो स्टेट लिस्ट का आर्टिकल है, सॉरी एंट्री 17 है, उसमें बताया गया है कि जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर है कि वो लॉज बना सकें कि कैसे इरिगेशन होगा डैम के वाटर से, कैसे वाटर सप्लाई का काम किया जाएगा, कैनाल्स कैसे बिल्ड होंगे, एम्बार्कमेंट्स कैसे बनाए जाएंगे, या ड्रेनेज, वाटर पावर एंड वाटर स्टोरेज, जितना भी काम है, जितना भी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगी। स्टेट लिस्ट है वो इन सब टॉपिक्स पर काम करेगा।
और जो एंट्री 56 है वहाँ पर डायरेक्टली जो पार्लियामेंट है उसके पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए ऑफ रिवर वैलीज एंड इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑल्सो जो आर्टिकल 252 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकता है अगर टू और मोर स्टेट्स, अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स कोई भी रेजोल्यूशन पास करे कि हाँ हमारे इस पर्टिकुलर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट इंटरफेयर कर सकता है, ओनली देन पार्लियामेंट कैन मेक एंड फ्रेम लॉज। इसी के रिगार्डिंग जो वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उन्होंने रेजोल्यूशन भी लेकर आया है ऑन डैम सेफ्टी। सो डैम सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है बिकॉज डैम की लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। इंडिया में कई बार जो कंपनीज होती हैं वो डैम को इस ऐसे इन्वायरमेंट सेंसिटिव एरिया में लोकेट कर देती हैं जहाँ पर लोगों का लाइवलीहुड तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, बट वो डैम खुद ब खुद ही सबमर्ज होता जा रहा है। अगर हम कोस्टल एरिया में कोई डैम इस्टेब्लिश कर रहे हैं सो देर इज़ नो पॉइंट। अगर किसी कंक्रीट लेवल पर हम डैम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो डैम जब हम बिल्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसकी मेजरमेंट्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको स्टडी करना पड़ता है, डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या वो एरिया जोग्राफी कैसी है और क्या वहाँ पर पानी सफिशेंट है, पानी कहाँ से आ रहा है, वो डिस्प्यूटेड वाटर तो नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए डैम को इस्टेब्लिश करते हुए। अब देखते हैं जो बॉडीज़ हैं इसके अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं उनका क्या काम है। टू रिजॉल्व इश्यूज बिटवीन डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस। ऑब्वियसली कोई भी अगर डैम फेलियर हो रहा है, कोई भी अगर मिसहैप हो रहा है, वो उनका ध्यान है कि वो उसको रेगुलेट कर सके। एंड ऑल्सो कि डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स को भी चलाना है। अगर हम डैम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड है वो जा रही है, वो अपना घर छोड़ रहे हैं, तो उनको रिहैब करने का भी प्रोविज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपना डैम बना रहे हो और आपका काम ख़त्म नहीं। आपको जो वहाँ पर लोग हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, चाहे वो लोकली कम्युनिटीज़ हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। So that was all about today's articles. I hope you like it and don't forget to like, share and subscribe to our channel. And also अगर आपको कोई डाउट है तो आप info@officerbta.com पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो एंड आपको रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप हमें लिखते हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।